अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फॉरेक्स गाइड। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है कि जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बुनियादी मालूमात नहीं है या कुछ ऐसे सवाल हैं उनके जहन में जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो में ऐसे तमाम सवालात को जल्दी से एड्रेस करूं कि जो आपके लिए इस फील्ड में आने से पहले जानना जरूरी है। इसके अलावा जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, पहले से ट्रेडिंग में हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और एडवांस मेथड्स लेकर आएंगे कि जिससे उनकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बेसिकली वो दो ममालिक की करेंसी के दरमियान जब लेन देन होता है, यानी आप एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इस चीज को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं बैरून मुल्क पढ़ने के लिए। तो जाने से पहले वो लोकल करेंसी देते हैं और जिस मुल्क में वो पढ़ने जा रहे हैं या जिस मुल्क में भी वो रहना चाह रहे हैं, उस मुल्क की करेंसी खरीद लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है। यही काम जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हम ऑनलाइन बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही, फॉरेक्स मार्केट में यही काम हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एफएक्स या फॉरेक्स, ये लफ्ज किस चीज से बना है? ये मुखफ़फ़ है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज इज द ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि एक मुल्क की करेंसी देकर आप दूसरे मुल्क की करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि हम जो काम यहाँ करते हैं ऑनलाइन बैठकर, उसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में काम करें। मिसाल के तौर पर जैसे आपके सामने डॉलर और यूरो है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है, इनकी जो ट्रांजेक्शन होंगी उसमें हमें प्रॉफिट के अच्छे चांसेस होंगे। तो इस मार्केट में हम कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं वो सिर्फ उनकी करेंसी को ट्रेड करें। इसके अलावा इस मार्केट में बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा इस मार्केट में कमोडिटीज का बहुत अच्छा कारोबार होता है। ठीक है, कमोडिटीज से मुराद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिनका कारोबार आप इस मार्केट में कर सकते हैं करेंसी के साथ साथ। यानी करेंसी एक चीज और दूसरी तरफ आप कमोडिटीज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो फोकस होता है वो ज्यादा करेंसी और कमोडिटीज पर होता है, और कमोडिटीज में भी सबसे ज्यादा गोल्ड पर मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली कि मैं उस पर ट्रेड करूँ। अच्छा, ये काम, ये सारा काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल मार्केट है। उस इंटरनेशनल मार्केट को आपको ब्रोकर के जरिए एक्सेस मिलती है, और उस एक्सेस के बाद आप इस काबिल होते हैं काम सीखने के बाद कि आप इन तमाम चीज़ों में से जिसको चाहे ट्रेड करें। ठीक है, आप चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के बाद जिस चीज़ का आपको महसूस होता है कि ये चीज़ कम रेट पर है, अच्छी अच्छे प्राइस पर मिल रही है, इसको मैं खरीद के अच्छे प्राइस पर बेच सकता हूँ, तो इस तरीके से जैसे एक आम कारोबार होता है उस तरीके से आप इसको आगे चला सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के बारे में एक बड़ी गलत फहमी ये है कि ये कोई साइड बिजनेस के तौर पे हम इसको चला सकते हैं या कोई छोटी सी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें हम बाइंग सेलिंग करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरेक्स मार्केट जो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये एक सीरियस प्रोफेशन है। ठीक है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसका भी रोजाना का जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो 22.4 बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, जो कि फॉरेक्स मार्केट के आगे बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी फॉरेक्स मार्केट का जो डेली का हजम है, जो इसका एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो उससे आप हिसाब लगा लें, उससे आप अंदाजा लगा लें कि किधर 22 बिलियन डॉलर्स और कहाँ 6.6 या 7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो बाकी भी जितनी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन है, ईबे है, अली एक्सप्रेस है, बेशुमार वेबसाइट्स आपको, बेशुमार मार्केट्स आपको मिलती हैं। उन सब के मुकाबले में फॉरेक्स मार्केट का हजम बहुत ज्यादा है। और ये बिल्कुल सादा सी बात है कि जब आप एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में काम करने जा रहे हैं, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी होगी और आपको अपनी कमिटमेंट और आपको उसी हिसाब से फोकस रहना होगा। ठीक है, तो ये गलत फहमी अपने जहन में से बिल्कुल निकालें कि आपकी छोटी सी ऐप डाउनलोड करेंगे और मोबाइल पर लगे रहेंगे तो उससे आप सिर्फ लॉस कर सकते हैं, कमा कुछ नहीं सकेंगे। फॉरेक्स मार्केट जो है ये डिफरेंट सेशंस में काम करती है। इसको हम तीन बड़े सेशंस में डिवाइड करते हैं। पहला सेशन होता है एशियन सेशन, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू होता है। एशियन सेशन में सिडनी मार्केट्स और टोक्यो की मार्केट, ये सेशंस ओपन होते हैं, और ये 3 बजे से लेकर तकरीबन पाकिस्तान के आजकल 11 बजे तक ये मार्केट्स ओपन रहती हैं। इस तरह 11 बजे, 12 बजे लंदन सेशंस ओपन हो जाते हैं। लंदन सेशन जो है वो फिर 8-9 घंटे आगे वो कंटिन्यू करता है, और उसके ख़त्म होने से पहले आजकल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन, जिसको हम यूएस सेशन भी बोलते हैं, वो सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो रात 2 बजे तक कंटिन्यू करता है।
तो मार्केट जो है वो लगभग 24 घंटे ओपन रहती है। उस 24 घंटे में आप अपने हिसाब से जो टाइम आपको सूट करता है, आपको जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो टाइम 3-4 घंटे आपके पास जिस जिस जोन में फ्री होते हैं उस जोन में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इस मार्केट का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको ये मार्केट 24 आवर्स ओपन मिलती है। आप अपने हिसाब से जिस जोन में कंफर्टेबल है उस जोन में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि जी इस मार्केट के मेन प्लेयर्स कौन है, कौन इस मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं, कौन इसको चलाते हैं। तो ये एक सामने आपके एक तस्वीर आ गई है। इसमें सबसे पहले लिखा है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स जो हैं उनके गवर्नमेंट्स कौन सी गवर्नमेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, ठीक है, जो दुनिया में पावर्स मानी जाती हैं, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके फैसले स्टॉक मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को बहुत असरअंदाज उस पर होते हैं। ठीक है। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके बाद सेंट्रल बैंक्स हैं। इस सब को हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। स्मार्ट मनी से मुराद वो सब इंस्टीट्यूशंस, वो सब इफेक्ट्स, वो सब असरात आप कह लें कि जो मार्केट पर असरअंदाज होते हैं, उनको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट से मेरी मुराद ये है कि जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूरोप पूरा है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो ममालिक हैं कि जिनके फैसले दुनिया पे असर करते हैं। ठीक है। तो जब ये आपस में कोई पॉलिसीज बनाते हैं या इंटरनल इनकी कोई पॉलिसीज बनती हैं तो फॉरेक्स मार्केट पे असरअंदाज होती हैं। इसी तरह इन्हीं ममालिक के जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, और इन्हीं ममालिक के सेंट्रल बैंक्स, उनके पास बेतहाशा पैसा है, आवाम का पैसा उनके पास होता है, तो उनका कारोबार का सबसे बड़ा सोर्स फॉरेक्स मार्केट है। ये सब बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अपना पैसा फॉरेक्स मार्केट में लगाते हैं। उसी वजह से फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनी है। ठीक है। और इसमें लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कॉरपोरेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। इनकी मिसाल आप सादा अल्फाज में इस तरह ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में आपके पास स्टेट लाइफ है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, दाऊद तकाफल है, जुबली है। ये सब इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ये सब कॉरपोरेशंस हैं। ये वो कॉरपोरेशंस हैं जिनके पास आवाम का पैसा होता है। उसी तरह ये लोग अपना पैसा फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां से उनको रिटर्न अच्छा मिलता है, और फिर उसी रिटर्न में से कुछ हिस्सा ये अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एज अ होल इसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। स्मार्ट मनी की जो पॉलिसीज होती हैं, स्मार्ट मनी के जो डिसीजंस होते हैं, वही फॉरेक्स मार्केट को चला रहे होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के असूल के मुताबिक। इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है टोटली। किसी एक बैंक का, किसी एक मुल्क का, किसी एक इंस्टीट्यूट का, किसी एक कॉरपोरेशन या इन्वेस्टमेंट फंड का इस पे इजारादारी नहीं है। ठीक है। ये मार्केट किसी एक कंपनी के कहने पे नहीं चलेगी। ये मार्केट एक ओपन मार्केट की तरह है। जिस तरह आप अपने शहर की मार्केट में जाएं तो वो जो मंडी एक लगी होती है वो एक ओपन मंडी है, वहां पे ओपन रेट चल रहे हैं। तो कोई शख्स भी अ, ऐसा कोई अनहोना रेट नहीं मांग सकता कि जो बाकी मार्केट से अलग हो। मांगेगा भी तो उसका माल नहीं बिकेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड का ये असूल इसी फॉरेक्स मार्केट में चल रहा होता है। इसके अलावा जो आखिरी इस मार्केट का स्टेक होल्डर्स हैं वो है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स से मुराद हम रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम जैसे बेशुमार लोग, लाखों करोड़ों लोग जो इस मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन उनका पैसा स्मार्ट मनी के मुकाबले में बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। ठीक है। यानी स्मार्ट मनी का जो है उसका पैसा अगर 90% है तो सब ट्रेडर्स का पूरी दुनिया से मिला के शायद 10% बनता हो। तो इसी वजह से इनकी जो मूव्स होती हैं वो फॉरेक्स मार्केट पे असरअंदाज नहीं होती। तो इस मार्केट से पैसा कमाने का तरीका यही है कि जिस साइड पे, जिस तरफ स्मार्ट मनी चल रही है, जिन पॉलिसीज पे स्मार्ट मनी काम कर रही है, उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे आप चलते जाएंगे तो आप भी उनके साथ पैसा बनाएंगे। अगर आप उनके अगेंस्ट, उनके मुखालिफ आके खड़े हो गए तो फिर आप इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, लॉस जरूर कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है? देखें, इस मार्केट में मैंने भी बात की कि आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। ठीक है। यानी जो सीधी इसकी एक मिसाल ये है कि जब आपने दरिया में रहना है तो फिर आप मगरमच्छ से लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है। आपको उसके साथ रहना है, बना के रखनी है। तो सीधी सी बात यहाँ पे होगी कि जो चीज स्मार्ट मनी कर रही है, जो पॉलिसी स्मार्ट मनी बना रही है, जो ट्रेंड्स स्मार्ट मनी कंटिन्यू कर रही है, आपको उन्हीं ट्रेंड्स में रहना है। अगर बाइंग के ट्रेंड्स हैं तो आपको बाइंग में रहना है, अगर सेलिंग के ट्रेंड्स हैं तो आपको सेलिंग में रहना है। उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है। मेन चीज इस मार्केट में हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि आपको सामने कुछ कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये कैंडल्स आपको बता रही हैं, ठीक है, ये आपको मार्केट का बिहेवियर बता रही हैं कि प्राइसेस क्या करने वाली हैं, प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं या प्राइसेस नीचे आने वाली हैं। हर कैंडल का, हर पैटर्न का एक अलग मतलब होता है। तो वो चीज़ हम पढ़ना सीखेंगे कि किस तरीके से कैंडल्स कौन से पैटर्न्स बनाती हैं, कैसी शेप्स बनाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे आती है या मार्केट में कोई बूम आता है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा मार्केट किस चीज़ पे चलती है? एक चीज़ तो वो है जो टेक्निकल एनालिसिस है हमारे सामने। दूसरी चीज़ है
फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स से क्या मुराद है? फंडामेंटल्स आप समझ लें कि दुनिया के हालात को हम फंडामेंटल्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने शहर की लोकल मार्केट में जाएं, आपने देखा कि 10 बजे कारोबार बहुत अरूज पे है। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अब बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और कारोबार चल रहा है। लेकिन 15 मिनट बाद तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है उसी जगह पे। उससे क्या होगा? उससे कारोबार इफेक्ट होगा फौरन। ठीक है, लोग जो खरीदार थे या जो बेचने वाले थे, वो क्या करेंगे? कोई अपने शटर नीचे कर लेगा, कोई अपनी शॉप में जाके बैठ जाएगा। लोग जो वहां पे फिर रहे थे मार्केट में, वो भी आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, बारिश से बचने की कोशिश करेंगे। तो ये एक फंडामेंटल है, जिस फंड वो ऐसा फंडामेंटल है जिसने उस मार्केट को डिस्टर्ब किया। तो दुनिया के ऐसे हालात बनते रहते हैं वक्तन फवक्तन कि जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी मतलब डिस्टर्बेंस से मुराद मेरी ये है कि उनमें हलचल आती है। जरूरी नहीं है कि ऐसे हालात आने के बाद सब स्टॉक्स गिर जाएंगे, सब मार्केट्स गिर जाएंगी। कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जो गिरेंगी, कुछ ऐसी हैं जिनको उससे बहुत फायदा होगा। इसकी मैं आपको आगे मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे रशिया और यूक्रेन की अभी हमारे पास एक हालिया मिसाल है कि उनकी उनकी जंग हुई। ठीक है, अब ऐसे जब हालात होते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स में हलचल होती है, लोगों में खौफ पैदा होता है। तो कुछ स्टॉक्स नीचे गिरते हैं और कुछ स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, या कुछ पेयर्स नीचे गिरते हैं और कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर बूम आ जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि गोल्ड के रेट्स बहुत हाई हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लोगों में एक फियर था, खौफ की फिजा थी कि शायद करेंसीज गिर गई हैं, वाकई गिरी भी थी, या मुल्कों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, जैसा कि हुए भी। उसकी वजह से क्या हुआ कि गोल्ड को लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लोगों ने धड़ाधड़ गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, कि कुछ भी दुनिया को हो जाए, गोल्ड तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। तो लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू किया। उसका नतीजा ये निकला कि गोल्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दुनिया में कारोबार बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एयरलाइंस बंद हो गई। ठीक है, ट्रैवलिंग लोगों की खत्म हो गई, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। उससे क्या हुआ कि ईंधन की जो खपत थी, जो फ्यूल की खपत थी, वो कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई। तो आपने देखा कि जो क्रूड ऑयल के रेट्स थे, खाम तेल के जो रेट्स थे, वो माइनस में चले गए। यानी कम होते 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 वो माइनस में चले गए रेट्स। तो अब आपने देखा कि एक ही हालात में, यानी दुनिया के हालात तो कोरोना से घिरे हुए थे, उन्हीं हालात में गोल्ड कहाँ चला गया, और उन्हीं हालात में ऑयल कितना नीचे आ गया, फ्यूल कितना नीचे आ गया। ठीक है, तो एक ही चीज किसी स्टॉक के लिए रहमत साबित होती है और किसी के लिए जहमत बन जाती है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी होती है कि दो चीजें मार्केट को चला रही हैं। टेक्निकल एनालिसिस, हम टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे हाथ में नहीं है। कब खुदा न खास्ता कौन सी जंग लग जाए हमें नहीं पता, कब दुनिया के हालात बदल जाए हमें नहीं पता, कब कोई एक और बीमारी आ जाए हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम अपना फोकस रखेंगे टेक्निकल्स पे। लेकिन जबकि फंडामेंटल ऐसा आएगा तो फिर हम उसको भी नजर में रखेंगे, हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, लोग ये पूछते हैं कि इस मार्केट से आप कितना कमा सकते हैं? देखें, इस मार्केट में आप जितनी मेहनत अपने रिवायती बिजनेस पे करते हैं, उतनी मेहनत अगर आप यहाँ पे करें तो इसका रिटर्न, इसका रिवार्ड आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए, मैं आपको इसकी सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप $1000 से इन्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है, आपने 2-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पाकिस्तानी इन्वेस्ट किए, जो कि 1000 के लगभग बनते हैं। काम सीखने के बाद, पूरी मेहनत के बाद, अच्छे एनालिसिस करने के बाद, जब आप एक्सपर्ट हो गए इस काम में, तो आपके लिए 20% कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यानी 15 से 25% रखें आप, 15 से 25% आप आराम से माहाना कमा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी रेशो है, ऐसी रेशो किसी और बिजनेस में नहीं है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी आपको नजर आएंगे जो आपको बताएंगे कि हमने 1 महीने में अकाउंट डबल कर लिया, हमने 2 महीने में अकाउंट डबल कर लिया। ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। उसकी दो दो तरीके हैं उसमें। एक तो ये है कि या तो वो शख्स बहुत एक्सपर्ट है, उसको काम करते हुए 5 7 10 साल गुजर गए हैं, उसको मार्केट का अंदाजा है, उसको हर चीज समझ आ चुकी है, तो वो ये काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा शख्स कौन है? दूसरा वो है जो गैम्बलिंग कर रहा है। वो अपना रिस्क, इतने इतनी अपनी पूरी एसेट्स को, अपने पूरे सरमाए को रिस्क पे लगा रहा है। और जब हाई रिस्क पे होगा वो, तो जाहिर है उसको रिवार्ड भी हाई मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन हमें ये काम कैसे करना होता है? जब आपको मुस्तकिल तौर पे काम से रिस्क कमाना है और आपको उसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, तो फिर आपको बहुत तरतीब से और बहुत ध्यान से और बहुत एहतियात के साथ चलना चाहिए। बेसिकली अगर आप इस मार्केट में अपने सरमाए का 10% भी बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, 1 साल में आपकी अमाउंट डबल होती है। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितना ज्यादा आप कम रिस्क रखें, उतना लॉन्ग टर्म आप इसको चला सकते हैं। और जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स आप देखेंगे, वो अपना रिस्क और अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको बहुत ध्यान से लेके चलते हैं।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट साइज कितना है। आप अपने अकाउंट साइज का 10% कमाएंगे। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप $100 कमाएंगे। अगर आपका 10 लाख का बैलेंस है, आपका अकाउंट है, तो आप 1 लाख कमा लेंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका बैलेंस होगा उतना ज्यादा आप इससे कमा सकते हैं, परसेंटेज अगर आपकी सेम भी रहे तो। इसके बाद है जी कि इस काम में आने के, इस प्रोफेशन में आने के कौन से फायदे और कौन से नुकसान आपको हो सकते हैं। जो उसका नुकसान है सबसे बड़ा, वो ये माना जाता है कि ये हाई रिस्क मार्केट है। ठीक है, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि ये हाई रिस्क मार्केट है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये सबसे कम रिस्क वाली मार्केट भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका अपना बिहेवियर क्या है। मिसाल के तौर पर, आपकी एक मार्केट में किसी बिजी एरिया में आपकी शॉप है, और शाम को जब सब दुकानें बंद हो गई, आप भी दुकान बंद करके जा रहे हैं, तो आप अपना शटर नीचे नहीं करते शॉप का, और शटर ओपन छोड़ के चले जाते हैं। तो अब जो नुकसान होगा, उस नुकसान के पहले जिम्मेदार आप खुद हैं। ठीक है, ये आपका बिहेवियर खराब था कि आपने अपनी शॉप को लॉक नहीं किया, उसका शटर क्लोज नहीं किया, तो ये आपका कसूर है। इसी तरह सेम इस मार्केट में भी लॉस अगर आप करेंगे तो आप अपने कसूर पे करेंगे। ये दुनिया की ऐसी वाहिद मार्केट है कि जो आपको ये ऑप्शन देती है, ये सहूलत देती है कि आप कंट्रोल्ड लॉस लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एक स्टॉक खरीदा जो कि $100 का था, और आपने एक लिमिट तय कर दी कि अगर ये स्टॉक 98 की प्राइस पर आए, 100 से गिरे और 98 पर आ जाए, तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट से आउट हो जाएं। बेशक आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप कहीं शादी में गए हुए हैं, आप किसी भी जगह बिजी हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब ये आप इस चीज पे अगर आप गौर करें तो ये सहूलत आपको दुनिया के किसी दूसरे कारोबार में नहीं मिलेगी। एक शॉपकीपर है, एक सब्जी बेचने वाला है, अगर उसकी सब्जी किसी दिन नहीं बिकी, ठीक है, या 1-2 दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, तो जो सब्जी उसकी बच गई है वो सारी की सारी खराब होगी। ठीक है, उसमें ये ऑप्शन उसके पास नहीं है कि वो कहे कि 10% सब्जी मेरी खराब हो जाए, 90% सब्जी मेरी बची रहे। ठीक है, इस तरह आप देखते हैं एयरलाइंस हैं, डिफरेंट एयरलाइंस हैं, रोड पे गाड़ी चल रही है किसी की, तो वो भी हाई रिस्क पे है। ठीक है, खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम होती है, एक जहाज जा रहा है, हवा में बुलंद है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है और जहाज खुदा ना खास्ता अगर उस पर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, तो उसका टोटल लॉस है। कोई एक आधा शख्स उसमें बच गया तो वो उसकी किस्मत वाला होगा, वरना टोटल लॉस है, जहाज भी जाएगा, इंसान भी जाएंगे, माल, हर चीज उसमें, स्टाफ भी जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने रिस्क को कंट्रोल करें। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चीज आपने खरीदी है, उसके उसके लॉस का लेवल और उसके प्रॉफिट का लेवल आप अपने हाथ से तय करेंगे। लोग लॉस कहाँ करते हैं, लोग लॉस तब करते हैं जब वो लॉस को कबूल नहीं करते। मिसाल के तौर पर स्टॉक उन्होंने 100 से खरीदा, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 110 पे जाएगा, वो 110 पे जाने की बजाय 98 पे आ जाता है, तो बजाय इसके कि यहाँ पे लॉस कबूल करें और बाहर हो जाए मार्केट से, वो स्टॉप लॉस को नीचे कर देते हैं कि नो प्रॉब्लम, 95 तक देखता हूँ। 95 पे आएगा, वो कहेगा अच्छा 90 तक देखता हूँ, फिर कहेगा अच्छा 80 या 70 तक देखता हूँ। तो ऐसे करते करते वो अपना आधा अकाउंट उड़ा देगा, और मुमकिन है पूरा अकाउंट भी उड़ा दे। तो अपनी गलतियां से अगर आप लॉस करेंगे तो ये हाई रिस्क मार्केट है। अगर आप डिसिप्लिन है और आप इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा और इससे अच्छा और इससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस दुनिया में है ही नहीं। इस काम को करने के फायदे क्या हैं आपको, आपको क्यों इस मार्केट में आना चाहिए, क्या मैं क्यों इस मार्केट में हूँ। सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग करेंसी इनकम। पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, इसमें आप रुपए में अगर आप कमाते हैं ना, तो फिर आपके लिए सर्वाइवल यहाँ पे नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल तो पहले ही बहुत है, नामुमकिन हो जाएगा। तो सबसे पहला फायदा बड़ा आपको ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग करेंसी में कमा रहे हैं, जो कि जाहिर है US डॉलर है। दूसरी चीज, नो फिजिकल हार्डवर्क। इसमें आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना, फिजिकली आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना। आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है, स्किल आपको आपके पास हो, तो आप अपने बेडरूम से बैठ के, अपने घर से बैठ के आप दुनिया जहान के कारोबार कर सकते हैं। नो ट्रेडिशनल बिजनेस टेंशन। देखें, अगर आपकी एक छोटी सी शॉप भी है तो वहां पे आपने वर्कर्स को रखा हुआ है, आपके साथ हेल्पर्स काम कर रहे हैं। अगर 10 हेल्पर्स हैं तो 10 कहानियां हैं इनकी। ठीक है, रोज किसी को आपके मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, फिर डिफरेंट आपके पास अथॉरिटीज आ रही हैं, कोई आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, कभी आपका माल की एक्सपायरी करीब आ रही है। तो इस तरह की चीजें आपको बहुत सारी करनी पड़ती हैं। आप जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको आइडिया है कि ये पाकिस्तान में फिजिकली अब बिजनेस करना कितना मुश्किल हो गया। उसके बाद चीज़ों के रेट स्टेबल नहीं है। आपने एक दफ़ा एक शॉप बना ली, एक स्टोर बना के भर तो लिया, नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा वो चीज़ परचेज करने जाएंगे अपनी दुकान में डालने के लिए, तो वही चीज़ आपको डबल रेट पे मिल रही होगी। ठीक है, तो आपको पास से इन्वेस्टमेंट उसमें डालनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप वहां से कमाना शुरू करें। इसके अलावा इसमें फंडेड अकाउंट की फैसिलिटी है। वो ये होता है कि अगर आपको स्किल आपके पास है, आप काम जानते हैं, आपके पास पूरी ट्रेनिंग है, तो फिर आपको फंड्स का मसला नहीं होता, क्योंकि ऐसी फर्म्स मौजूद हैं जो आपको बहुत छोटे से प्राइस में, मिसाल के तौर पर $100 में आपको $15,000 का अकाउंट देंगे। ठीक है, उसमें आपको 2 फेजेस पास करने होंगे, अगर आप वो फेजेस पास कर लेते हैं तो वो $15,000 का अकाउंट आपका हो जाएगा। उसमें आप जो भी अर्निंग करेंगे
उसमें 80% आपकी होगी, 80 से 90% आप लेंगे, और बाकी 10 से 20% वो फर्म का होगा। तो ये इस बारे में कोई अगर मजीद पूछना चाहे तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इसमें मजीद डिटेल भी दूंगा। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके पास स्किल है और फंड्स नहीं है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, फंड्स आपके अरेंज हो सकते हैं। फ्रीडम टू वर्क इन एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे क्रिप्टो में आप काम कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट्स में काम कर सकते हैं अपने अपने मुल्क के हिसाब से। इसी तरह आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस करना आ गया तो सेम एनालिसिस हर मार्केट पे काम करता है। ठीक है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपके पास आपकी जो लोकल मंडी है, आपके पास जो अपनी लोकल सब्जी मंडी है, अगर आपके पास उसका डाटा मौजूद है, ठीक है, उसका प्रॉपर डाटा आपके पास मौजूद है, तो सेम एनालिसिस इस मंडी में भी काम करेगा। इसके बाद 24/5 वर्किंग अपॉर्चुनिटी, मिसाल के तौर पर आप सुबह के वक्त फ्री हैं, या आप दोपहर में फ्री हैं, या आपके पास इवनिंग क्लासेस, आप दोपहर में फ्री हैं, या आप डे स्टूडेंट हैं या डे स्कॉलर हैं और आप शाम को फ्री होते हैं, तो आपके पास 24 घंटे ये सहूलत मौजूद है कि आप अपनी पसंद के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। 5 दिन मार्केट ओपन होती है, जिस वक्त आप फ्री हैं उस वक्त आप 2 घंटे 3 घंटे बैठें, ट्रेड करें और अपना हिस्सा लेके निकल जाएं। 2 डेज वीकली रेस्ट, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। जो ट्रेडिशनल कारोबार है, हमारे रवायती कारोबार है, उसमें आपको पता है कि 7 के 7 दिन आपने काम करना है। ठीक है, कुछ लोग बंद करते हैं, फ्राइडे को ऑफ रखते हैं, लेकिन ज्यादातर कारोबार ऐसे हैं जिनको 7 दिन अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो इस काम का एक फायदा ये भी है कि आपने 5 दिन काम किया, अब 2 दिन मार्केट बंद है, तो ये 2 दिन आपके पास अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए आपके पास टाइम मौजूद होता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे फायदे हैं इस मार्केट में कि जो आपको इस तरफ आने के लिए इनकरेज करते हैं। ये वीडियो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आपके कोई सवालात हों, कोई मशवरा हो, तो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। मजीद कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कोई मजीद मालूमात चाहिए हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो लोग ऐसे ट्रेडर्स जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह हम जल्द ऐसी एडवांस टेक्निक्स लेके आएंगे और ऐसे एडवांस मेथड्स लेके आएंगे ट्रेडिंग के लिए, कि जो इंशाल्लाह उनकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।